मेरे परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी और उधर 17 एफआईआर मेरे खिलाफ यूपी। तो देश भर में अलग अलग थानों में मेरे खिलाफ 21 एफआईआर 2.5 से 3 महीने में हुई। अब ये क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ ये था कि अशोक श्रीवास्तव को किसी तरह से हमला किया जाए। मेरे खिलाफ चिट्ठियां लिखी गई, मेरे प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए ये सब हुआ कि नहीं ये तो बंद होना चाहिए, दूरदर्शन को तुरंत इसे निकाल देना चाहिए। इस तरह के मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया, उससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है, इसलिए जो है। और कर्नाटक की पुलिस जो है, 2 लोग तो अंदर आए थे और 6 बाहर थे, तो करीब 8 पुलिसकर्मी हमें धरपकड़ करने के लिए आए थे और कर्नाटक से हवाई जहाज में आए। फोन आया सिक्योरिटी ऑफिसर का, तो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि सर आपको और जो प्रखर श्रीवास्तव हैं उनको तलाश करने के लिए कर्नाटक से पुलिस आई है और ये लोग बदनीयती से आए। तो उस समय हमने अपने फ़ोन स्विच ऑफ किए और तब हम थोड़ा और सतर्क हुए। हमने कहा थोड़ा सतर्कता बरतनी जरूरी थी। अर्नब के साथ जो हुआ, आप बाहर निकले। सुधीर चौधरी के साथ जब हुआ था वो लैंड जिहाद करके, जब उनको ऊपर 40-50 एफआईआर हुई थी, मुझे याद है आप प्ले कार्ड लेके बाहर आ गए थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। अशोक श्रीवास्तव जी के साथ जब हुआ तो ये लोग सब अपने अपने कार्यक्रम करके आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसे भावनात्मक सहारों की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं जिनसे मैं अपेक्षा करता था, जिनके लिए मैं खड़ा हुआ। इस बात की मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। राइट साइड का, या मैं कहूँ राष्ट्रवादी साइड का एक इकोसिस्टम क्यों नहीं बन पाया? ना धर्म बचेगा ना देश बचेगा अगर हम लोग ऐसे बिखरे रहेंगे। इट्स हाई टाइम हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे एकजुट हो सकते हैं, कैसे इन ताकतों, क्योंकि ये ताकतें फिर एकजुट हैं। भैया जब पीके आई तब तो आपने कोर्ट्स ने कहा था कि भाई जिसको पसंद नहीं देखे। तो वही फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो पीके पे लागू होता है, जो ओ माई गॉड पे लागू होता है, वो यहाँ पे भी लागू होता है। मैं दावे से कह रहा हूं, इनमें से सर तन से जुदा आइडियोलॉजी का विरोध किस आप उस आइडियोलॉजी का विरोध जो नफरत फैलाने वाली है, जो ये कहती है कि आप हमारे खिलाफ अगर एक भी बोलेंगे तो हम आपकी गर्दन काट देंगे, वो नफरत फैलाने वाली नहीं है। लेकिन जो उस घटनाक्रम पे जो फिल्म बनी, उस फिल्म को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि वो उस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। वक्त बदला है, तेवर वही है, 2 कहने का अंदाज वही रहेगा और उसी तरह से हम करेंगे जैसे करते हैं और रुकेंगे नहीं। एक पूरी पीढ़ी जो बड़ी हुई है 2 को देखते हुए, उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया भी है 2 का। 2016 से आई थिंक वही भारत तेरे टुकड़े होंगे बिल्कुल के बाद शुरू हुआ था। अब तो हजारों एपिसोड हो गए 2 के। उसके कई मोमेंट्स हैं लोगों के जो फेवरेट्स हैं। जब आपने सुप्रिया श्रीनेत को रोक के फिर उन्हीं की बाइट उनको प्ले करी कि रोका जाए सुप्रिया श्रीनेत को, फिर से हम बाइट प्ले करते हैं, कि वही तेवर हमें एक बार फिर से 21 जुलाई को बिल्कुल दिखेंगे और बहुत जल्दी आप भी उसमें नजर आएंगे। करण वर्मा अनप्लग्ड पे जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनको अगर भारतीय मीडिया का एक स्तंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली बार जब हमारे मंच पे वो आए थे तो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ कविता की 3 पंक्तियां कही थी। तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये पंक्तियां इतनी सही साबित होंगी। आज जब मैं उनका परिचय कर रहा हूं तो मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों को याद करता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और एक नया गीत गुनगुनाने अपने शो 2 टूक के जरिए फिर एक बार पर्दे पे आ रहे हैं अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक जी, अ प्लेजर एंड ऑनर, हमारा सौभाग्य आपके साथ फिर से बैठने का। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मुझे ये बताइए, बीते दिनों में आपने तो अग्निपथ वाली चीज को सीरियसली ले लिया। पूरे जिसे कहते हैं दुनिया जहान की एक मर्फीज लॉ होता है ना, जब कुछ गलत होना शुरू होता है तो सारी ही चीजें गलत एक साथ होने लग जाती हैं। कभी एफआईआर भी हो रही है, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, टीवी से भी हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो जरा हमें थोड़ा अनपैक करिए क्या क्या हुआ बीते कुछ दिनों में। आपने जो कविता की लाइन पढ़ी और पहली बार जब आपने अग्निपथ, तो मुझे मालूम नहीं था इतनी जल्दी अग्निपथ पे फिर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहले कई बार गुजर चुका हूँ, लेकिन लाइफ लगभग स्मूथ चल रही थी। लड़ाई जारी थी। जो हमारा संघर्ष है, जिसको मैं अपनी पत्रकारिता के जरिए, जो मुझे लगता है कि मुझे देश के लिए और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए, वो मैं कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से ऐसे अग्निपथ सामने आएगा
और आपने जो पंक्तियां कही, हार नहीं मानूंगा, सच बात तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच बात है कि बीच में एक दौर ऐसा आया था कि मैं लगभग मुझे लगा कि मैं अब फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे मेरे जो बहुत परिचित थे उन्होंने बोला तुम ये सब क्यों करते हो, उनका प्रेशर मेरे ऊपर आया, उन्होंने कहा ये सब क्यों करते हो, क्यों तुम इन लोगों को एक्सपोज करते हो, क्यों तुम ऐसे लड़ते हो। मैंने मैं लड़ता मैं किसी से नहीं, मेरा काम है, अगर कोई झूठ है तो मुझे उसका सच देश के सामने, अपने दर्शकों के सामने लाना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट मैं ओल्ड जो स्टाइल का पत्रकार हूँ, मैं पुराने ज़माने का पत्रकार हूँ, 30 साल पहले पत्रकारिता में आया था, तो एक लक्ष्य, एक ध्येय लेकर आया था, तो उस ध्येय पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो एक बार की मेरे मन में आया कि सब खत्म हो गया। मैं आज दूरदर्शन में हूँ, 23 साल से डीडी न्यूज़ में हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे डीडी से भी छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई कि मुझे निकाल दिया गया, वो सब तो अफवाहें थी। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ नए रास्ते पर चलूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे आसपास के लोग बहुत, उनको लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर ऐसे ही डर गए, अगर ऐसे ही डर के घर में बैठ गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। और फिर मुझे बार बार, सच बोलूं तो मुझे बार बार, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ, चाहे मैं किडनैप हुआ या मेरे ऊपर कुछ भी हमले हुए, मुझे हर बार ये लगा कि मेरी रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं। मतलब अकेला नहीं है, ये होता है, हर एक की ज़िंदगी में होता है, आपकी सबकी ज़िंदगी में मुश्किल दौर आता है। तो मुझे लगा जब हनुमान जी हैं, प्रभु राम हैं, महादेव जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, अगर मैं इस सब फेज से निकल गया हूं तो मुझे किसी और काम के लिए, जो मेरा काम है उस पर मुझे निरंतर काम करना है, उसके लिए उनकी प्रेरणा है, उन्होंने मुझे दोबारा शक्ति दी है। तो मैंने सोचा कि नहीं, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, गीत नए गाएंगे। और इसीलिए दो टूक, ये जो आपने कहा कि हुआ क्या था, दरअसल बड़ी सारी चीजें, मतलब मुझे खुद नहीं पता। कई बार मुझे लगा कि जो एक गीत आता है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, तो वो चक्रव्यूह क्या था, क्या वो चक्रव्यूह मेरे विरोधी रच रहे थे? एक सेकंड में जनता को जरा बता दूं क्या हल्का सा हुआ ताकि उनको इसका कॉन्टेक्स्ट पता लगे। 21 एफआईआर हुई हैं, 21 एफआईआर जी। और कर्नाटका पुलिस आपके दफ्तर में आई आपको अरेस्ट करने। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये मई महीने की बात है। अब जरा हमें बताइए क्या हुआ दरअसल है क्या कि उस समय कुछ ऐसा हुआ, ये सारा जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये उस समय शुरू हुई जब ये ऑपरेशन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी। आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब पहलगाम हुआ उसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम जो आतंकी हमला था, उसके बाद लगातार विपक्ष का जो रवैया होता है वही है। मैं मानता हूं विपक्ष की देश में भूमिका है, विपक्ष को सरकार की आलोचना करनी चाहिए। मान लीजिए आज बिहार में लगातार क्राइम की सिचुएशन खराब है, या आज बालासोर में जो है कांग्रेस और जो है नवीन पटनायक की पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर प्रेशर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, विपक्ष की यही भूमिका है। लेकिन अगर एक आतंकी हमला होता है, उस समय आप, जो आतंकी देश पाकिस्तान है, आप इस तरह की बयानबाजी करो जो उस देश के पक्ष में जाए और भारत के विरोध में जाए, ऐसे लगे कि आप पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हो, तो क्या ये किसी विपक्ष को, किसी नेता को शोभा देता है? नहीं। मैं इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई ये गलत है, क्योंकि पहलगाम को लेकर ऐसी सीरीज है, बयान है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो पता था, खुद खड़गे साहब का बयान है कि नरेंद्र मोदी को पता था, इसलिए उन्होंने अपनी सभा कैंसिल कर दी, लेकिन उन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप सोचिए, आप कह रहे हैं कि ये जो है, ये पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं हो सकता, ये तो हमारे अंदर से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये एक नेता ने ये तक कह दिया कि अब बिहार चुनाव आने, इसलिए ये हमला करवाया गया। आप इस तरह की बातें करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो क्या एक भारतीय पत्रकार को वो स्वीकार होना चाहिए? नहीं। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। जब मैंने आवाज़ उठानी शुरू करी तो मुझे पता चला कि दिल्ली में, झारखंड में और साथ साथ जो है कर्नाटक में मेरे खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा प्रेस रिलीज देकर कहा कि हम इसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, हम इसको जेल में भिजवा के रहेंगे। अब इन्होंने ये सब चीज़ें करनी शुरू करी। एक चीज़ इसमें ये हुई थी, कांग्रेस ने बड़ी मेरे मामले में एक बड़ा खेल भी खेला। मेरे प्रोग्राम 6 तारीख तक, 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर 7 की रात हुआ, 7 तारीख को ऑल पार्टी मीट होती है और कांग्रेस जो है ऑल पार्टी मीट में ये कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। मेरे प्रोग्राम 6 तक थे जिसमें मैं विपक्ष को क्रिटिसाइज कर रहा था। इन्होंने क्या किया, 7 तारीख को जब इन्होंने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं,
तब इन्होंने ये कहा कि देखिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये अशोक श्रीवास्तव जो दूरदर्शन में बैठा है ये हमको सरकार के साथ खड़े होने पर भी विपक्ष को निशाना बना रहे, तो कैसा ये पत्रकार है, कैसी हो। तो उन्होंने उसमें गेम खेला, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एफआईआर करते हैं, झारखंड में तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने खुद जो है ट्विटर पे लिखा कि मैं इस आदमी को जेल भिजवा के रहूंगा, मैं इसके खिलाफ खुद लिखा है। हाँ, खुद उन्होंने ट्वीट किया और मेरे खिलाफ मेरा किसी ने नाम लिया, किसी ने नाम नहीं लिया। जयराम रमेश, सुप्रिया सिन्हा, पवन खेड़ा, मतलब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं बचा हो जिसने मुझे लेकर भर भर के गालियां नहीं दी। एक कांग्रेस के पत्रकार हैं, कांग्रेस के पत्रकार हैं, क्योंकि पहले पत्रकार थे, लिफाफा पत्रकार थे, मैं बता चुका हूँ, भारत में लिफाफा पत्रकारिता के जनक हैं वो। बाकायदा लिफाफा लेते थे पॉलिटिकल पार्टियों से, और उसके बाद जो है कांग्रेस के नेता बन गए, कांग्रेस में बन गए। अब वो कांग्रेस से निकल गए, फिर पत्रकार बन के टीवी। तो ऐसे आदमी, उन्होंने मेरे परिवार को गालियां देनी शुरू करी। और उधर 17 एफआईआर मेरे खिलाफ यूपी, तो देश भर में अलग अलग थानों में मेरे खिलाफ 21 एफआईआर 2.5 से 3 महीने में हुई। अब ये क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ ये था कि अशोक श्रीवास्तव को किसी तरह से हमला किया जाए। मेरे खिलाफ चिट्ठियां लिखी गई, मेरे प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए ये सब हुआ कि नहीं, ये तो बंद होना चाहिए, दूरदर्शन को तुरंत इसे निकाल देना चाहिए, इस तरह के मेरे खिलाफ मुहिम चलाई। तो 21 एफआईआर हुई। अब उन एफआईआर को लेकर के मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। मैं और प्रखर जो है, हमारे खिलाफ जो है कर्नाटक की पुलिस। अब आप सोचिए, कर्नाटक में जो आईपीएल के बाद जो ब्लंडर हुआ, कर्नाटक की पुलिस के ऊपर ये ब्लेम आया, हाई कोर्ट ने कहा ये भाई आपकी जिम्मेदारी थी पुलिस की, लेकिन पुलिस बच्चे मर गए, हाँ, इतने छोटे छोटे बच्चे। अब पुलिस तो कर्नाटक में ये सब चीजें देख नहीं रही थी, पुलिस तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सेट करने में लगी थी। वहां पर कर्नाटक में बाकायदा एक थाना है, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन। अब वो यही करता है, कभी अर्नब के खिलाफ, कभी अजित भारती के खिलाफ, कभी जो है रवनीत बिट्टू के खिलाफ, कभी अमित मालवीय के खिलाफ, फिर उसके बाद अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव भी उसी थाने में आ गए। अब वो एफआईआर कौन लिखवाता है? कांग्रेस का ह्यूमन राइट्स सेल। हाँ, ये तो बहुत मुझे देख के अचरज हुआ, कहीं छुपाया भी नहीं अपनी नफरत को अपने लेटर हेड पे। मैं तो देख के दंग हो गया ये। अब आप सोचिए, ह्यूमन राइट्स सेल किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका क्या, आप कांग्रेस का लीगल सेल होता समझ में आता कि उनको कोई लीगली मुझसे परेशानी है, तो उनको कांग्रेस का ह्यूमन राइट्स सेल वो ये करता है कि भैया इन्होंने ऐसे ऐसे किया, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया, उससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है, इसलिए जो है। और कर्नाटक की पुलिस जो है, जो मेरी जानकारी में आया, 2 लोग तो अंदर आए थे और 6 बाहर थे, तो करीब 8 पुलिसकर्मी हमें धरपकड़ करने के लिए आए थे, और कर्नाटक से हवाई जहाज में आए। जब उनकी जिम्मेदारी कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर को, आईपीएल को संभालने की जिम्मेदारी थी, तब जो है वो लोग यहाँ पर पत्रकारों के पीछे पड़े थे। तो ये सब चीजें चल रही थी, उसमें हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि हम उस समय जो है, मेरा फ़ोन भी ऑफ हुआ, मेरा प्रोग्राम ऑफ एयर हो गया था, डीडी में कुछ परिवर्तन हुए, प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ, फ़ोन मेरा बंद हो गया। आपको पता कब चला अशोक जी, जब पुलिस आ गई, या आपको जब कर्नाटका से चल दी थी तो आइडिया लग गया था? नहीं, एक तो मुझे ये आइडिया था, क्योंकि लगातार जब दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से बाकायदा दिल्ली में मेरे खिलाफ शिकायत दे दी गई, और बाकायदा उन्होंने लेटर पैड पे करा कि हम इस आदमी को ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे और जब झारखंड में जब प्रदेश अध्यक्ष वहाँ का लिखता है कि भैया इस आदमी को मैं, तो मुझे लगा कि कुछ है जो हो रहा है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इस तरह से पुलिस यहाँ आ जाएगी। तो हुआ ये कि जब मैं ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा था, शाम का समय था। हाँ, शाम का मतलब दोपहर का समय था, क्योंकि उस दिन हम 2 टूक को नए समय पे लॉन्च करने वाले थे, तो मुझे उस दिन अपना प्रोमो शूट करना था। तो मैं अपनी गाड़ी में था, मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूं, और जो है हम लोग प्रोमो शूट करेंगे। वहाँ टीम तैयार थी प्रोमो शूट करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया सिक्योरिटी ऑफिसर का। तो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि सर, आपको और जो प्रखर श्रीवास्तव हैं उनको तलाश करने के लिए कर्नाटक से पुलिस आई है। तो मुझे हैरानी, मैंने कहा अच्छा, तो बोले वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो जब ये फ़ोन आया तब खटका। इस बीच प्रखर को भी खबर हो गई थी, प्रखर के पास भी जानकारी गई, तो प्रखर ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कुछ ऐसी जानकारी है, मैंने प्रखर से पूछा, वो भी ऑफिस में नहीं था, मैं भी ऑफिस में नहीं था। तो हमारे कॉमन मित्र हैं, विनीत जिंदल लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे मित्र हैं, तो हमने उनको तुरंत फ़ोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे, तो बोले एफआईआर क्या है, कुछ पता? हमने वो कोई जानकारी नहीं। तो उन्होंने कर्नाटक से सारी जानकारी जुटाई, और जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने कहा कि ये एफआईआर है, इस तरह से वहाँ पर हुई है। तो हमने उनसे पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा उस दिन थर्सडे था। उन्होंने कहा देखिए आज थर्सडे है, और ये लोग बदनीयती से आए हैं। थर्सडे, अगर आपको थर्सडे को उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप समझ लीजिए गए।
जब तक कि हम कोर्ट में जाएंगे कुछ करेंगे तब तक तो इनको जितना प्रताड़ित करना है कर चुके होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन आप लोग इनके हाथ मत आइए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लीगली हम आपको बता रहे हैं। तो फिर हमको अपना, और उन्होंने कहा आपको ट्रेस भी कर रहे होंगे, आपको अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देने चाहिए। तो उस समय हमने अपने फ़ोन स्विच ऑफ किए और उसके बाद जो है हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू करी। और जब हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू करी तो उसके बाद करीब 13 दिन इस प्रक्रिया में लगे, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी केस लगता है तो 1 हफ्ता। अब जब हाई कोर्ट में केस लग गया तो हमारे लॉयर ने ये भी कहा कि अब आपका जो है पूरा डिटेल, अभी तक तो आपके ऑफिस में पहुंचे थे ये, अब आपका पूरा डिटेल वकालतनामा के थ्रू वहाँ की राज्य सरकार के पास पहुंच गया, जिसमें आपका फ़ोन नंबर है, आपका घर का पता भी है। तब हमें ये भी था कि हमारे घर पे भी आ सकते हैं, NBW लेकर आ सकते हैं। इस तरह का पहले भी हो चुका है, अजीत भारती के खिलाफ हो चुका है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो चुका। तब हम थोड़ा और सतर्क हुए, हमने कहा थोड़ा सतर्कता बरतनी जरूरी थी। तो 13 दिन बाद हमको हाई कोर्ट में 3 मिनट लगे। सोचिए, हाई कोर्ट में जज साहब को 3 मिनट लगे स्टे देने में। 2 मिनट में केस समझ में आता है ना, 3 मिनट लगे। तो वो चीज़ें हो गई। तो उसके बाद लेकिन तब तक मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हो रही थी, और वो कैसे हो रही है क्या हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक मुझे बुखार चढ़ रहा था। मैं दवाई लेकर, आदत है बचपन से दवाई लेना, काम करना। लेकिन उसके बाद अचानक से एक दिन जो है, जिस दिन स्टे मिला उसके एक दिन पहले मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर फूल गए, मेरा पेट जो है एकदम से जैसे पानी भर गया उसमें, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो मैंने कुछ जब टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए। अच्छा। और उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ, जब टेस्ट हुए, सारी चीज़ें आई, तो वो बहुत भयंकर एक इन्फेक्शन था। और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि अगर आप 1-2 दिन देर करते तो आप ये जो इन्फेक्शन है और ये जो आपके ब्रेन में वो ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे ये याद है कि उस समय मैं कुछ चीज़ें भूलने लगा था। तो उन्होंने कहा ये तो हेलुसिनाइजेशन जो होता है वो सब चीज़ें भी आपके साथ हो सकती थी, तो अच्छा और टाइम पर आ गए। तो बहरहाल मुझे अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिला। 15 दिन मैं करीब हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मैं जब वापस आया तो भी वीकनेस बहुत है अभी भी। पहले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे बहुत सारे लोग बगल में खड़े पहचाने नहीं, क्योंकि तो मुझे याद है, मैं जब आपसे मिलने आया था हॉस्पिटल में, तो आपकी स्पिरिट तो इंटैक्ट लगी मुझे, बट शारीरिक वीकनेस नजर आ रही थी वो। एंड एक नजर आ रहा था कि एक जो होता है ना, जब इतना कुछ चल रहा हो उसका तनाव भी दिख रहा था कि भाई आ गया। और शायद मुझे ऐसा लगता है जब स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है। ये जो प्रताड़ना करी कर्नाटक की पुलिस ने अचानक से, एक हार्ड वर्किंग पत्रकार जिसके मतलब सब लोग जानते हैं जिनकी इंटेग्रिटी, उनको जब अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ जाए, अरेस्ट से बचने के लिए सोचना पड़ जाए मैं अगले 3 दिन क्या करूंगा कि इनके हाथ ना आ जाऊं मैं, तो आपके लिए अंदर से आपका मन एक व्याकुल हो ही गया होगा। देखिए, मानसिक रूप से जब आप किसी को, मतलब अल्टीमेटली मैं इंसान हूं ना, लोग कहते हैं कि बहादुर पत्रकार, लोग लिख रहे टाइगर बैग, शेर वापस आ गया, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूं। जब मेरे ऊपर ये मानसिक प्रेशर है, दबाव है कि मुझे पकड़ सकते हैं, और पकड़ने अपने को कुछ नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने पहले भी आपको शायद, या मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब मैं किडनैप हुआ था 2011 में, और जब मुझे एक समय लगा कि अब ये मुझे गोली मार देंगे, उस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं मर रहा हूं। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा, उनकी टेक केयर करने वाला कौन होगा। मुझे हमेशा ये चिंता थी। तो जब मैं उस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था कि मेरे बूढ़े पिता हैं, 95 वर्ष के पिता, मेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है, मुझे लग रहा था कि यार इनकी टेक केयर कौन करेगा, और ये लोग किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, ये लोग किस व्यथा से गुजर रहे होंगे। तो उससे मानसिक दबाव पड़ता है कि पहले क्या आप फिल्मों में देखते हैं ना, क्या होता है कि किसी से कुछ कहलवाना होता है, उसके बच्चे को उठा लिया, उसके गन पॉइंट लगा दी, उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लिया, कहा कि गोली, तो ये सब क्या, तो उस तरह की मानसिक पीड़ा जो होते हैं ना, उस तरह से गुजर रहा था कि, और इसीलिए मैंने कहा, एक समय मुझे आया कि क्या मैं जो कर रहा हूं, मैं अपना काम के कारण, अपनी एक जिजीविषा के कारण, अपने एक लक्ष्य के कारण, मैं कहीं अपने आसपास जो लोग हैं उनको तो मैंने मुश्किल में नहीं डाल दिया। तो वो सारी मानसिक, ये बीमारी कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है ये एक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो प्रताड़ना झेल रहे थे उसका भी असर हो सकता है। ये सब चीजें, तो सवाल ये है कि क्या इस देश में पत्रकारों को इस तरह की मानसिक प्रताड़ना देकर आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब आप अगर मोदी से नहीं लड़ पा रहे तो आप पहले पत्रकारों को गोदी मीडिया कह दो, क्योंकि आपको लग रहा है मोदी से लड़ना आपको
मीडिया की जरूरत है और आपको लगता है मीडिया मोदी को हरा सकता है, तो और मीडिया अगर आपको नहीं लगा आपकी कठपुतली नहीं बना तो फिर आप उनको इस तरह से प्रताड़ित करो। नहीं, प्रताड़ित तो एक बहुत बड़ी बात है ही है, प्रताड़ित तो करने की हिस्ट्री रही है कांग्रेस की। जो राहुल गांधी बताते रहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये है एक जगह जो इनकी सरकार है वहां से ये पुलिस उड़ा करके भेज देते हैं दिल्ली। पहली बात तो मैं जरा अशोक जी जानना चाहता हूं, आपका कौन सी चीज को वो कह रहे हैं कि ये दंगे भड़का सकती थी, ये हो सकती थी? बिकॉज दो टूक का मैं भी हिस्सा रहा हूं, मैं भी आता रहा हूं, मुझे नहीं याद आता कभी भी आपने कोई बात बिना तथ्यों के, और तथ्य लोग तो कहते हैं आप मुंह पे मारते हैं, मैं मुंह पे मार रहा नहीं, पर मैं कहूंगा कम से कम सामने समक्ष जरूर रखते हैं। तो कौन से जरा चीज थी, जरा मैं ये जानना चाहूंगा जिसपे इन्होंने ये बनाया पूरी चीज? कौन से दिन का कार्यक्रम और क्या बात थी? ये मुझे लगता है 6 तारीख का या 5 या 6 तारीख का कार्यक्रम था और उसमें मैंने यही विषय उठाया था कि हो क्या रहा था कि देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये जब ये लोग जो है ना एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ सीमा पर नहीं होती, नहीं है, सेना नहीं लड़ती, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में क्या होता है कि वो अपने जो उनके गुर्गे हैं पाकिस्तान के, जो पेड लोग हैं, पाकिस्तान का जो अपना इकोसिस्टम है, उसके थ्रू वो भारत के लोगों में ये विचार फैलाना चाहेंगे कि भाई ये जो भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान का कोई रोल, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है, तो ये जो हो रहा है ये तो भारत की नाकामी है, ठीक है। इस तरह का एक और पाकिस्तान को अब वो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर आ जाएं उनको खेलें, भाई ये तो खेल है, खेल है तो क्या हो गया, वो फिल्में रिलीज करो, स्पोर्ट्स को अलग होना चाहिए, फिल्मों को अलग होना चाहिए, बुद्धिजीवी पाकिस्तान आते जाते रहे, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी आए, मोमबत्ती आप जलाते रहो, सेना जो है ना सिर्फ उसी ने ठेका ले रखा है कि वो लोग लड़ें वो लोग मरे पाकिस्तान, बाकी तो हम सब लोग तो आम नागरिक है, हम तो पाकिस्तान से दोस्ताना रखें और पाकिस्तान भले, तो वो इस तरह की वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते। अब उसमें भारत में जो जगह जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, या भारत के कुछ नागरिक ऐसा कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, वो सारी जो है इसी वॉरफेयर का हिस्सा है। वो जो एक यूट्यूबर महिला पकड़ी गई वो पाकिस्तान में जाकर, और आपको ये भी बताऊं, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे लोगों ने बताया कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे वहां पर जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने बताया, एक यूनिवर्सिटी में बाकायदा मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में एक प्रेजेंटेशन दीजिए। अब आप ये जहन में बच्चों के क्या डाल रहे हैं, पाकिस्तान के टूरिस्ट जो प्लेस है उनका बारे में बताइए। तो आप दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान इज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो टेररिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन उस टेररिस्ट डेस्टिनेशन को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने के लिए एक अलग तरह के माइंड से खेला जाता है, जो आप स्टूडेंट से खेल रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले। अब मैंने, आप जानते हैं दो टूक में जैसा आपने बताया कि मैं जनरली जो फैक्ट्स देने की बात करता हूं, मैं हमेशा उन फैक्ट्स को कहीं ना कहीं से किसी को कोट करते हुए कहता हूं, या किसी अखबार से या कोई खबर आ चुकी उसको मैं कहता हूं। अदालत में तो हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में जो तय होगा वो होगा, वहां पर तो मामला है, स्टे मिला हुआ है। लेकिन मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता की अदालत में ये फैक्ट्स रख देता हूँ। बिल्कुल, जनता तय करे कि क्या ये कम्युनल वायलेंस फैलाने वाली चीजें हैं या ये ऐसी चीज है जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने झूठ बोला, क्योंकि हमने तो सब फैक्ट्स रखे। अब देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे मैंने, जब पहलगाम हुआ, उसके बाद जो लगातार बयानबाजी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, वो उसको लेकर क्या कुछ हो रहा था, पाकिस्तान कैसे उसका एडवांटेज उठा रहा था भारत के विपक्षी नेताओं को, उसी को लेकर मैंने कोट किया था। अब आप देखिए, मैं आपको पाकिस्तान टीवी के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ जी। ये पाकिस्तान टीवी के स्क्रीनशॉट्स हैं। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि वो लोग पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए पाकिस्तान टीवी जो है भारत के नेताओं के बयानों को इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सबके बयान, सबके, प्रियंका, पाकिस्तान के चैनल्स पे एग्जैक्टली, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए भारत झूठ बोल रहा है, और उसके पक्ष में, अपने पक्ष में क्या वो सबूत दे रहे हैं, राहुल गांधी का बयान, ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का, प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब ये क्या, हम ये विपक्षी नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने का मौका मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा जब कश्मीर में धारा 370 हटी थी,
तब भी उस वक्त पाकिस्तान ने यूएन में जाके एक डोजियर दिया था कि भारत में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को, भारत को कोई हक नहीं है कि इस तरह से असंवैधानिक काम करने का। अब उसके लिए देखिए खबर दिखा रहा हूं, पाकिस्तान ने जो है राहुल गांधी के बयान जो है, जो पाकिस्तान ने डोजियर दिया यूएन में, पेज 1 पे कोट है, पहले नंबर पर राहुल गांधी के कोट किया है पाकिस्तान ने अपने डोजियर में। क्या ये विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी को सोचना नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली क्यों बन रहे हैं? और ये उस डोजियर का मैं आपको पेज भी दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिए पहले पन्ने पर इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है कश्मीर में कैसे हो रहा है, ये उनका डोजियर का पन्ना है। अब इसमें राहुल गांधी का बयान पहले पन्ने पर है, उमर अब्दुल्ला का बयान। तो वो ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में जो भारत सरकार है झूठ बोल रही है, क्योंकि देखो राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला जो है वो ये कह रहे हैं, तो उनको अपनी ओर से कुछ तथ्य नहीं देने, भारत के नेताओं के बयान उठाओ, भारत को झूठा साबित कर दो। क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए? फिर दूसरी बात जो है कि कांग्रेस की सभाओं में या कांग्रेस में ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस में घुसे हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? कि पाकिस्तान उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती? ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनको निकाले। लेकिन होता क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक के बाद एक कांग्रेस की सभाओं में लगता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालता है। ये भी बात अशोक श्रीवास्तव अपने मुंह से नहीं कह रहा, आपको मैं ऐसी खबर दिखा देता हूं। ये खबर है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता जो है गिरफ्तार हुए। ये कहां की खबर है? ये 9 साल पहले मुरादाबाद की खबर है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात अमर उजाला अखबार पर जूम करके जरा दिखाइएगा। आप सोचिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर साफ साफ लिखा है कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। अब क्या, अब आप सोचिए, जिला अध्यक्ष 200 कार्यकर्ता जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, यही लोग तो हैं, इन्हीं में से कई लोग निकल के आते हैं, कहते हैं भारत माता की जय। हम नहीं बोलेंगे, तो भारत माता की जय आप नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर एक और आपको खबर दिखाता हूं, इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ठीक है। अब इसमें कौन? कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार इंदौर में पाकिस्तान। और ये खबर आप कहां की कोट कर रहे हैं? आज तक की खबर है, ठीक है। तो आप स्पष्टता से देख पा रहे हैं, आप अशोक श्रीवास्तव पर मुकदमा ठोक रहे हैं, आप इस आज तक पर ठोक दीजिए। आप में अगर आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर आपको एक और खबर याद होगी, कर्नाटक विधानसभा में, ठीक है, कर्नाटक विधानसभा के अंदर, सोचिए कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदा, वो भी कब लगते हैं? जब कांग्रेस का एक राज्यसभा, कांग्रेस का बड़ा नेता राज्यसभा के चुनाव जीत जाता है। और ये जब खबर आई थी तो उस वक्त जो है भारत में एक व्हाइट वॉश कंपनी है जो ये इन पाकिस्तान परस्तों का झूठ छुपाती है। तो एक मोहम्मद जुबैर नाम के फर्जी फैक्ट चेकर है, उसने इसका फैक्ट चेक करके कहा कि ये नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे। ये कितना बड़ा झूठ बोला। और ये साफ है, अगर मैं देखूं, आप हिंदुस्तान की खबर चला रहे हैं, खबर दिखा रहा हूं, और वीडियो फुटेज है वैसे तो इसकी कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद और जब इसको कहा कि ये झूठ है, उस वक्त कर्नाटक की पुलिस ने इसका फोरेंसिक जांच करवाई और ये साबित हुआ कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और वही कर्नाटक जो है, कर्नाटक, वो आज उसी में उनका मानना है पाकिस्तान जिंदाबाद से दंगे नहीं भड़केंगे। अशोक श्रीवास्तव जी के पन्ना दिखाने से दंगे भड़क सकते हैं। अब इसमें एक और है, ये देखिए, कांग्रेस अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो पिछले साल हुए, अच्छा, ये भी हाल में है। हाँ, ये भी हाल की खबर है। हतीन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी, मैं पढ़ रहा हूं, मोहम्मद इजराइल की रैली में राष्ट्र विरोधी नारे नामांकन रैली के दौरान लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बाप रे। अब ये सारी खबरें मैंने दिखाई और इनको कोट किया। अब वो जो ह्यूमन राइट्स सेल कांग्रेस का है, उसने एक पूरी रिपोर्ट लिखी और लिखा कि ये अशोक श्रीवास्तव ने दिखाया और इससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है, इसलिए अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें कौन सा कम्युनल वायलेंस फैल रहा है? तभी आपने ये सामने रख दिए थे क्या, जो 2 मिनट में डिसमिस हो गया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या सोच है। तो ये तो एक आवरण है ना, काम, मकसद ये था। देखिए, पत्रकारों को एक साफ मैसेज है, या तो हमारे पाले में आ जाओ, ठीक है, या फिर जेल चले जाओ, 2 आपके पास ऑप्शन है। अब एक बात मुझे बताइए अशोक जी, कि ये पावर में भी नहीं है अभी, तो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, अगर मैं बोलूं, राज्यों को छोड़ दीजिए, कर्नाटक में ताकत में है, ममता बनर्जी हैं, कोलकाता में भी हमने इस तरह के वाकया कई देखे। जब उद्धव ठाकरे पावर में थे तो हमने अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित होते हुए देखा। इनके अंदर इतनी ताकत आज भी कैसे है? और जो हमारे राष्ट्रवादी ताकतें हैं, क्या ये बात कि शासन भले ही आपका हो, सिस्टम आज भी हमारा है,
ये कब तक हम सुनते रहेंगे? 11 साल हो गए अब तो इस सरकार को। देखिए ये मुझे नहीं मालूम कि ये कब तक हम सुनते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है वो यही दिखाता है कि भाई इकोसिस्टम इनका इतना स्ट्रांग है कि ये आज भी जो चाहे, इनकी अगर एक स्टेट में सरकार होगी तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी एक स्टेट की सरकार से वो दिल्ली में बैठे पत्रकारों को डरा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ये इनकी ताकत है, इनका इकोसिस्टम है, क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इकोसिस्टम कैसा है? हमारा राष्ट्रवादी इकोसिस्टम कैसा है अशोक जी? राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है ही नहीं, है कोई ही नहीं। इकोसिस्टम नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं है। सरकार है, इकोसिस्टम नहीं है। सरकार में कुछ लोग हैं पर इकोसिस्टम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, होता क्या है कि हमारे पास जो है ना, इनके पास एक टूल किट है, ये उस टूल किट के तहत काम करते हैं। ये सोचते हैं इसको टारगेट करना, इसको टारगेट करना, अच्छा ये ज़्यादा बोल रहा है, चलो इसको ये कर देते हैं। उनकी टूल किट के हिसाब से काम होता है। हमारे यहाँ क्या है, टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, और भी पत्रकार हो सकते हैं, और बौद्धिक, वो सब टूल्स हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी किट नहीं है जो इन टूल्स को एक साथ जोड़े। और जब तक एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी ताकत, वो हमने बचपन में सुना था कि एक डंडी तोड़ो तो टूट जाती है। अशोक श्रीवास्तव को केस करो, उसको डरा दो, तोड़ दो। अर्णब गोस्वामी को केस करो, डरा दो, तोड़ दो। दो और लोगों के केस करो, तोड़ दो। तो उस तरह, लेकिन वो जो था कि भाई उस सब लकड़ियों को एक साथ होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। अब जैसे उनका इकोसिस्टम क्या है कि उनका इकोसिस्टम, जब प्रणव राय के खिलाफ जब बाकायदा ईडी की जांच चली, तो पूरा इकोसिस्टम, चाहे उसमें प्रणव राय का जो या उस वक्त जो एनडीटीवी था उसका जो राइवल होगा, प्रोफेशनल राइवल होगा, वो भी आके खड़ा हो गया। प्रिंट, क्विंट, वायर, सब लोग एक साथ आके खड़े हो गए कि ये अब अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। लेकिन अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव को जब पकड़ने आए तो किसी ने नहीं कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, ये पत्रकारों पर हमला है। तब तो ठीक है, ये लोग तो जेल जाने लायक ही। मुझे इस पे पता है क्या दुख होता है, मुझे पता है आपको भी इस पे दुख होता होगा, आप भले ही खुल के ना बोले। मुझे वो मंजर याद आते हैं कि जब अर्नब के साथ जो हुआ, आप बाहर निकले, आपने मोर्चा संभाला। सुधीर चौधरी के साथ जब हुआ था, वो लैंड जिहाद करके जब उनको ऊपर 40-50 FIR हुई थी, मुझे याद है आप प्ले कार्ड लेके बाहर आ गए थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। अशोक श्रीवास्तव जी के साथ जब हुआ तो ये लोग सब अपने अपने कार्यक्रम करके आगे बढ़ रहे थे। मुझे नहीं दिखे ये कोई मोर्चा निकालते हुए या इस पे चर्चा करते हुए। नहीं, मोर्चा निकालना, चर्चा निकालने के लिए शायद ये बड़े नाम है, इनको समय नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बार फ़ोन करके पूछ लेते, कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारी मदद। ये हमारा, इसीलिए मैंने कहा ना, ये इकोसिस्टम हमारा नहीं है। हम लोग जो नेशनलिस्ट पत्रकार, जो हम जिनको देश के लोग मानते हैं कि भाई ये नेशनलिस्ट पत्रकार हैं, उनमें कोई भी तारतम्य नहीं है, उनमें आपस में कोई भी एका नहीं है। उनमें आपस में कुछ मेरे मित्र ज़रूर हैं, जो मेरे पर्सनल मित्र हैं, उन्होंने ज़रूर मुझे बार बार फ़ोन करके पूछा। जैसे अगर मुझे नाम लेना तो मैं कह सकता हूँ, अमीश देवगन ने मुझे कई बार फ़ोन करके पूछा कि अशोक भाई कोई ज़रूरत हो तो बताइए। सुशांत ने, ऋचा अनिरुद्ध ने, ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने मतलब वास्तव में पूछा कि भाई। लेकिन मुझे ये कि बहुत सारे लोग जिनके लिए मैं खड़ा हुआ, उनमें से किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि अशोक तुम्हें कुछ ज़रूरत है, आप मेरे साथ, आप मत कर निकालिए। मैंने मोर्चा निकाला, आप मत मोर्चा निकालिए। मैं खड़ा हुआ, आप मत खड़े होइए। लेकिन कम से कम एक होता है, आपको भावनात्मक और नैतिक आपको संबल देना होता है। उस वक्त मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, मैं हमले झेल रहा था, मैं टूट रहा था। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिल और मेरी जो मानसिक ताकत थी, वो सब जो है उस पर हमले हो रहे थे, बहुत क्षीण हो गई थी। उस वक्त मुझे ऐसे भावनात्मक सहारों की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए जिनसे मैं अपेक्षा करता था, जिनके लिए मैं खड़ा हुआ। इस बात की मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। लेकिन यही है। और मैं, मेरा पर्सनल चीज़ छोड़ दीजिए करण जी, मैं कहता हूँ पर्सनली अशोक श्रीवास्तव कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ आज भी कम से कम अपना एक इकोसिस्टम तो बना लीजिए। आज भी कम से कम एक ऐसा कुछ तो बना लीजिए जिसमें हम सब लोग सामूहिक रूप से ताकत दिखे, नहीं तो एक एक करके सबको वार करेंगे। आपको क्या लगता है अशोक जी, क्यों नहीं बन पाया राइट साइड का, या मैं कहूँ राष्ट्रवादी साइड का एक इकोसिस्टम क्यों नहीं बन पाया? इसका रीजन आप क्या देखते हैं? मूल अगर मैं बात करूं, क्या है? क्या आइडियोलॉजी पे इतना यकीन है कि लगता है आइडियोलॉजी ही बस साथ रखेगी, एक दूसरे के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं? क्या ये वजह है?
शायद आइडियोलॉजी एक रीजन हो सकता है, एक रीजन सत्ता भी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ बहुत सारे लोग तो सत्ता के साथ बदलते हैं। इनमें से भी जो आपको आज लगता है आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, जिस दिन सत्ता जाएगी उनमें से आधे लोग तो पलटी मारते हुए आपको दिखेंगे कि आधे लोग पलटी मार चुके होंगे, उनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग सत्ता के साथ हैं तो सत्ता के साथ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये सत्ता है, कल को वो दूसरी सत्ता आएगी, वो वहां सेटिंग कर लेंगे, तो उनको कोई आइडियोलॉजिकली जो लोग हैं। अब उसमें आइडियोलॉजी में भी मैं कहता हूँ दो तरह की आइडियोलॉजी है ना, दो ही रीजन है। अगर आप देश के लिए सोचते हैं, अगर आप धर्म के लिए, समाज के लिए सोचते हैं, क्योंकि दोनों पर लगातार हमले हो रहे हैं। छंगुर बाबा क्या है, क्या छंगुर, अब हम लोग एक पूरा सिस्टम है देश में जो व्हाइट वॉश कर देता है कि लव जिहाद नहीं है, भारत में हिंदुओं पे कोई खतरा नहीं है, हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज नहीं है। अब इन सब को झूठा, आपको याद होगा श्रीनिवास जैन ने एक किताब लिखी थी, लव जिहाद फिक्शन बताया था, और उसमें करण थापर जैसे पत्रकार और बड़े बड़े लोग जो है जाके खड़े हुए थे, और उसमें जो है उन्होंने कहा था ये लव जिहाद तो फिक्शन है। अब ये छांगुर बाबा क्या कर रहा था, ये लोग जो कहते हैं कि भारत को इस्लामी देश नहीं, हिंदुत्व तो सुरक्षित है। अब छांगुर बाबा के यहाँ जो लोग थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए छांगुर बाबा काम कर रहा था। एक छांगुर बाबा ने 3 से 4 हजार हिंदुओं को जो है परिवर्तित कर दिया था, एक छांगुर बाबा ने 5-6 साल में। और दूसरी तरफ उसके पास पता नहीं 300-400 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए ऐसे छांगुर बाबा कितने होंगे। अब इनको व्हाइट वॉश करने का देश में एक पूरा सिस्टम है। क्या हम पत्रकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, हम पत्रकार या हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो भी लोग हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग सामूहिक रूप से ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ें? क्योंकि हम अपने लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं ना, हम देश के लिए कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। ना धर्म बचेगा ना देश बचेगा अगर हम लोग ऐसे बिखरे रहेंगे। इट्स हाई टाइम हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे एकजुट हो सकते हैं, कैसे इन ताकतों, क्योंकि ये ताकतें फिर एकजुट हैं। छांगुर बाबा के लिए अभी नहीं हुआ, जिस दिन कोर्ट में आएगा आपको दिखेगा कोई कपिल सिब्बल, कोई अभिषेक मनु सिंघवी, कोई बड़ा जो है लॉयर छांगुर बाबा के लिए खड़ा होगा। अभी उदयपुर फाइल्स आई, क्या हुआ? बहुत आप उसी मुद्दे पे आ गए जिसपे मैं, बिकॉज आप जब वापस आए, आपकी जो वापसी हुई, हम लोगों ने पहली ग्लिम्प्स देखी कि वो आ रहा है। मुझे तो बहुत, पहली बात तो बहुत ही अच्छे बोल लगे, वो गोल्डन वर्ड्स लगे कि वो आ रहा है। और आप यकीन मानिए लोगों में एक उत्साह आ गया, बहुत लोग आपको मिस कर रहे हैं। आप पढ़ ही रहे होंगे जो कमेंट्स सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो एंड दूरदर्शन को एक तरह से मैं अगर कहूं, एक पुनरुत्थान जो हुआ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे पता है आप इसको इतना नहीं बोलते, पर एक बात मुझे ये बात पता है। एंड पूरे परिवार जब बैठ के एक न्यूज देखने की एक चीज थी ना, वो एक वापस आई जब से दो टूक वापस आया और शुरू हुआ 2015-16 से जब से आया। अब वो एक नवीन चेतना हमें दिखी। पर आप जैसे ही वापस आए, आपने उदयपुर फाइल्स की एक बात करी, अपने सोशल मीडिया पे करी और कुछ उसके बारे में बोला, तो सब के सब ये बिल्कुल जिसे कहते हैं टूट पड़े। इन्होंने कहा अभी तो टेलीविजन पे वापसी हुई नहीं है, और इन्होंने नफरत फैलानी शुरू कर दी। मतलब उदयपुर फाइल्स के आप एडवोकेट कर रहे थे कि रिलीज होनी चाहिए। उनका कहना है नफरत फैलाना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन काटी, वो नफरत नहीं, वो प्यार फैला रहे थे। सोचिए, जिन लोगों ने कहा अशोक श्रीवास्तव नफरत फैला रहा है क्योंकि उदयपुर फाइल फिल्म के लिए बोल रहा है, क्या उनमें से, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जब ये घटना हुई हो तब उनमें से कितने लोगों ने सर तन से जुदा आइडियोलॉजी का विरोध किया? अपने बयान वायर ने ये ठीक है, जब क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो, लोग कह देते हैं हाँ हमने तो कहा जी, बिल्कुल खराब बात है, जिन्होंने सर काटा उनको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन जो सर काटने वाले वो 2 लोग नहीं थे, वो आइडियोलॉजी कहां से आई सर तन से जुदा वाली? तो वो आइडियोलॉजी का क्या आपने विरोध किया? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि हैदराबाद में जब सर तन से जुदा के नारे लगे, तब उस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए थे सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले, उनकी जमानत जो है असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब ने करवाई थी। उन्हीं के कॉर्पोरेटर थे। हाँ, उनका फोन कॉल जिसमें उन असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शुक्रिया भाईजान। और उनका इनका उदयपुर फाइल को रुकवाने वाले कौन? कपिल सिब्बल। इनका इकोसिस्टम आप जानते हैं। और कांग्रेस के जो लोग हैं या फिर विपक्ष में समाज सपा या जिस भी, मैं दावे से कह रहा हूं इनमें से सर तन से जुदा आइडियोलॉजी का विरोध किस आप उस आइडियोलॉजी का विरोध जो नफरत फैलाने वाली है, जो ये कहती है कि आप हमारे
खिलाफ अगर एक भी बोल बोलेंगे तो हम आपकी गर्दन काट देंगे। वो नफरत फैलाने वाली नहीं है, लेकिन जो उस घटनाक्रम पे जो फिल्म बनी, उस फिल्म को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि वो उस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। भैया जब पीके आई तब तो आपने कोर्ट्स ने कहा था कि भाई जिसको पसंद नहीं देखे। तो वही फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो पीके पे लागू होता है, जो ओ माई गॉड पे लागू होता है, वो यहाँ पे भी लागू होता है। आपको पसंद नहीं है आप मत देखिए, लेकिन आप फिल्म को रुकवाने, अभिव्यक्ति की आजादी अब कहाँ गई, क्यों? और ये भी आपको बता दूं, देखिए एक चीज और है जो मैं इस फिल्म का, मैंने तो देखी नहीं है फिल्म, और अभी मैंने इसके सिर्फ ट्रेलर देखा, मुझे नहीं पता फिल्म में क्या होगा। लेकिन मैं इस फिल्म के लिए इसलिए भी बोला क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर का मैंने एक बाइट सुना, अमित जानी उनका नाम है शायद। उन्होंने ये कहा कि मैं इस फिल्म के से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसमें 25% मैं कन्हैयालाल के परिवार को दूंगा। ये बड़ा साफ उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है ऐसी फिल्म को रिलीज भी होना चाहिए, लोगों को देखना भी चाहिए। कम से कम लोगों को मालूम तो ये आइडियोलॉजी कितनी खतरनाक है, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा। और ये आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि राजस्थान तक सीमित है, पूरे देश भर में आइडियोलॉजी फैली हुई है। इस आइडियोलॉजी में फैली हुई विश्व भर में, विश्व दुनिया से ही भारत में आई। ये तो शुरुआत आईसिस ने करी थी और वो यहाँ पर आ चुकी है, मुस्लिम ब्रदरहुड ने की थी। तो इस आइडियोलॉजी से लड़ने की जरूरत है, इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े। तो मैं तो विरोध करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये नफरत फैलाना है तो आपकी इच्छा। आपने इकोसिस्टम की बात करी बार बार, मुझे ये कभी कभार समझ नहीं आता अशोक जी कि ये जो इनकी लॉबी है ये हर जगह सक्रिय है। मतलब चाहे स्ट्रीट वॉर्स की बात आ जाए, चाहे कोई भी पत्रकार को अंदर डालना हो जेल के वो हो, चाहे कोर्ट्स तक हो। मतलब कोर्ट्स का जैसे अभी दोहरे मापदंड की आपने बात करी, पीके पे इन्होंने कहा भाई जिसको देखनी है देखे, नहीं देखनी है ना देखे, और इस पे इन्होंने बैन लगा दिया। सेम तरह से हमारे अगर फेस्टिवल्स की भी बात करूं मैं, हिंदू फेस्टिवल्स पे, तो जन्माष्टमी पे कहा जाता है भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या कन्हैया जो है वो कोई एक्रोबैटिक्स करते थे, कोई एथलीट थे जो ये करना है? और वहीं मुहर्रम पे अपने को मार रहे होंगे तब कोर्ट को चिंता नहीं होगी कि इनके जिस्म पे चोट लग रही है, क्या लग रही है। तो कोर्ट्स तक ये पूरी जो लॉबी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अब तो एक पूरी पीढ़ी आपके शोज और 11 साल से सरकार को देखते हुए आई। अगर अब 11 साल में नहीं बदला तो अक्सर लेफ्ट वाले और ये अब हंस के कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी में कोई खोट होगा जो आपका इकोसिस्टम अभी तक नहीं बन पाया। हाँ बिल्कुल, अभी आज की खबर है, कांवड़ियों में, अब जाहिर सी बात है 2 करोड़ कांवड़ी हैं, तो उसमें करीब 20,000 जो हैं ऐसे भी होंगे जो अलग मकसद से आए होंगे, जो वहाँ पर उनके मन में ईश्वर को लेकर है, महादेव को लेकर आस्था नहीं होगी, वो किसी धार्मिक कारण से नहीं आए होंगे, कोई आध्यात्मिक सोच से नहीं आए होंगे। वो आए होंगे कि चलो मस्ती करना है, जो मस्ती करना है वो तो होंगे उसमें। 2 करोड़ में 20,000 ऐसे हो सकते हैं। तो आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, डीजीपी से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जब शब बारात में सब कुछ होता है, जब मुहर्रम में होता है, मुहर्रम में तो 4-5 राज्यों में ऐसा हुआ ना, एक की तो जान भी चली गई, एक की तो हत्या भी हो गई। तो किसी ने क्यों नहीं डीजीपी से संज्ञान लेकर पूछा कि भाई ये मुहर्रम पे क्यों हुआ, शब बारात पे क्यों हुआ? ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना सच है। मैं फिर से अमित जानी को ही कोट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी टेलीविजन इंटरव्यू में बोला कि जब हाई कोर्ट में पहुंचा मामला कन्हैया, ये उदयपुर फाइल्स का, तब ये जो प्रोड्यूसर की ओर से वकील ने कहा कि जज साहब अगर आपको लगता है इसमें आपत्तिजनक है, अच्छा आपत्तिजनक भी क्या, 150 कट लग चुके हैं उस फिल्म में जी। 150 कट लगने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया, तो फिर अब आप, तो उसने कहा कि भाई जज साहब अगर आप कहें तो हम आपको ये फिल्म दिखा देते हैं, एक बार आप फिल्म देख लीजिए, तय कर लीजिए इसमें कुछ आपत्तिजनक है। तो अमित जानी ने कहा कि उस समय जज साहब की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसा है, कपिल सिब्बल को दिखाओ, अगर वो संतुष्ट होंगे तो बात। अब आप सोचिए, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ वो है कि मतलब कपिल सिब्बल जो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को रुकना चाहिए, आप उनको दिखा के क्या सेटिस्फाई करोगे? ये हो सकता है क्या? संभव है क्या? तो ये सारी चीजें, और इसमें विचारधारा की खोट तो मैं नहीं मानता। विचारधारा तो, क्योंकि ये विचारधारा तो देश और धर्म की विचारधारा, इसमें खोट नहीं है। लेकिन इस विचारधारा को लेकर जो लोग शीर्ष पर हैं उनको विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम चीज़ें नहीं बदल पा रहे हैं। वैसे ये भी नहीं कह सकता मैं पूरी तरह से चीज़ें नहीं बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं, लेकिन 11 साल बहुत होते हैं। और 11 साल वाकई बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 11 साल। अभी भी इस तरह की चीज़ें कई बार, अभी 1-2 साल पहले खबरें आई थी, टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी। अभी मैं देख रहा था नितिन गडकरी जी ने जो है एक, अब ये सारी चीज़ें, सिस्टम ऐसा है, इकोसिस्टम ऐसा है, हम लोग जो चीज़ पढ़ के निकले, अभी उन्होंने कह दिया नितिन गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में
कि शिवाजी महाराज ने कभी भी जो है कोई इस तरह के जो मस्जिद वगैरह उनको नहीं तोड़ा। अब ये शिवाजी महाराज जो हैं बिल्कुल किसी धर्म को लेकर विरोध, लेकिन एक इतिहासकार है, उन्होंने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, शिवाजी महाराज ने किया, लेकिन उन्होंने किसी धर्म को प्रताड़ित होने के लिए नहीं किया। उनका जो वर्जन है, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो आताताई थे, जो आक्रांता थे, वो मंदिरों को तोड़ रहे थे हिंदू धर्म, तो उन्होंने उनको चोट पहुंचाने के लिए शिवाजी, ये फिर मैं कह रहा हूं, मैं अपनी ओर से नहीं, आभास एक बहुत अच्छे इतिहासकार है जिन्होंने बाबर पे किताब भी लिखी है, ये आभास का मैं पूरा ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा इस तरह की। तो ये जो चीज़ें, सिस्टम पूरा का पूरा 60 साल में पूरी तरह से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक कचरा भर दिया गया। इसमें एक और बात आती है अशोक जी कि हम लोग को बांटा गया बार बार। जैसे इस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली, हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखी कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो राज ठाकरे के गुंडे, उद्धव ठाकरे के गुंडे पिटाई कर रहे हैं, पूरा पूरा थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, और एक तरह से बिल्कुल इसने उठा लिया इस मुद्दे को इन लोगों ने इस समय। अब इनकी हिम्मत नहीं है ये जाकर के, जब कोई ताजिया निकल रहा हो, जब कुछ निकल रहा हो, उन इलाकों में जाके उनको रोकने की कि तुम किस भाषा में बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो ये हिंदू बड़े सॉफ्ट टारगेट्स और ये बढ़ जाते हैं भाषा पे। इस भाषा वाली चीज पे आपका जरा क्या है? आपने बहुत अच्छी जांच, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। अगेन उस रिसर्च में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आई जी। आपको मालूम है उद्धव ठाकरे जी के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका एक म्यूजिक एल्बम आया हुआ है जी। उनका पहला, जो वो राजनीति में आ जाए, लेकिन उन्होंने पहले अपना म्यूजिक एल्बम निकाला, तो हो सकता है वो फिल्मों में या गाने में उनका शौक हो, ठीक है। उनका जो पहला म्यूजिक एल्बम था उसमें 8 गाने थे, 8 के 8 हिंदी गाने थे। भैया एक मराठी गाना भी गा लेते। आपको मराठी एल्बम का नाम है उम्मीद। उम्मीद तो 8 गाने हिंदी है। हाँ, मतलब 8 गाने हिंदी हैं। तो आपको नहीं लगा कि भाई आपको मराठी? एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, जब ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने कहा कि हम जो हैं बाकायदा उर्दू घर खोलेंगे राज्य महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 5 उर्दू घर जो है उनका बजट सेंक्शन हो गया, करोड़ों रुपए कितना था। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जिस भी जिले के अंदर 10% 15%, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं, उतने मुस्लिम होंगे, वहाँ उर्दू घर खोले जाएंगे और उर्दू घर खोलकर वहाँ पर उर्दू सिखाई जाएगी। अब उसी समय की एक और खबर जिसमें मैंने देखी, उसमें यह था कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी सदन खोलने और मराठी विश्वविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव था वो बरसों से अटका हुआ है। तो वो मराठी सदन और मराठी विश्वविद्यालय खोलने के लिए आपने लटका दिया, लेकिन आपने उर्दू घर 5 खोल दिए जहां उर्दू सिखाई जाएगी, जहां पे बड़े बड़े हॉल होंगे, जहां महिलाओं के लिए रेस्ट रूम होंगे, जहां पर ऑडिटोरियम होंगे, जहां उनको सिनेमा या कुछ दिखाया जा सके। तो भैया आपका इतना बड़ा प्यार, फिर ये लोग कहते हैं, मैं उद्धव ठाकरे जी के एक प्रवक्ता को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मराठी नहीं आती तो हम आपको सिखाते हैं, आइए, ठीक है। लेकिन भाई आपने प्रियंका चतुर्वेदी जी को क्यों नहीं सिखाई मराठी? है वो तो इतने साल से हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रहे हैं नहीं, जब उनसे एक शब्द पूछा, राजदीप ने एक पूछा, और उधर देखने मैं इस पे राजदीप की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत सटीक सवाल पूछा। उन्होंने एक बार पूछा कि मराठी आती है, और उसके बाद उनको दिन में तारे नजर आए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो लैंग्वेज सीखने का जो मेरा वो है, वो मेरा बड़ा कमजोर है। तो भाई आप अंग्रेजी तो बहुत अच्छा बोलती हैं, ठीक है। और यहीं पर एक पेच है, आपने अंग्रेजी सीख ली क्योंकि आपको अंग्रेजी से बचपन से आपने हिंदी सीख ली क्योंकि तो आपको अगर बचपन से मराठी आपको तीसरी भाषा सिखाई जाती तो आज आप फर्राटे से मराठी भी बोलती। तो इसीलिए त्रिभाषा फॉर्मूला जो है यही तो सोच कर आया कि बच्चे जो हैं कुछ कम से कम 2 भाषा, तीसरी भाषा कोई भी हो सकती है। हिंदी क्यों हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है। अगर मुझे स्कूल में सीखने के लिए बचपन में मौका मिलता तो शायद मैं बहुत अच्छी मराठी बोलता, या मैं बहुत अच्छी गुजराती बोलता कि मुझे एक और तीसरी भाषा आती। लेकिन अब उसको, ये जो पूरा का पूरा विरोध है, राजनीतिक विरोध है। और दरअसल ये दोनों उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ सब देख चुके हैं। राज ठाकरे ऑलरेडी, उसको महाराष्ट्र की जनता जो है कूड़ेदान में फेंकी हुई है। एक उनका विधायक नहीं, एक पार्षद नहीं, 1% 1.5% वोट मिलते हैं। तो इन दोनों के लिए ब्रांड ठाकरे को बचाना और इन दोनों के लिए अपने अस्तित्व को बचाना, ये सबसे बड़ा। लेकिन उसके लिए आप हिंदुओं को क्यों तोड़ रहे हो? ये जो बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में ये अलग अलग रूप में आ रहा है।
कर्नाटक में जो ये रोहित वेमुला एक नाम से जो एक लॉ ला रहे हैं, वो भी हिंदुओं को बांटने के लिए है। खतरनाक वो भी है काटो, बांटो और काटो। और महाराष्ट्र में जो भाषा का पूरा हुआ, ये भी हिंदुओं को बांटो और काटो। तो इन्हें हिंदुओं को ही, तो हिंदुओं को मराठी भाषी, गुजराती भाषी, मराठी भाषी, हिंदू भाषी, इसमें बांट दो। क्योंकि जब हिंदू एकजुट हो गए थे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हमारे सामने है। तो अब हिंदू फिर से एकजुट ना हो, इसी पर पूरी सोच पर काम चल रहा है। और ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग इसीलिए हिंदुस्तान में रहकर पिट रहे हैं। तो होता क्या है कि हम हिंदू पहले बटे हुए हैं, उसको और बांटने की कोशिश होती है और बांट देते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि भारत में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाली फिल्में जो हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। हिंदुओं का सर कटता है तो उसके ऊपर फिल्म रोक दी जाती है। छांगुर बाबा जैसे लोग आते हैं, हिंदुओं का कन्वर्ट करते हैं। इतने सालों तक वो इस देश में खड़े रहते हैं, काम करते हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। इस देश में घुसपैठियों को, या फिर इस देश में जो ऐसे लोग जो दूसरे देश से आकर, चाहे बांग्लादेशी हो, रिफ्यू या रोहिंग्या हो, उनको निकालने के लिए आवाज़ उठाती है, तो पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है, ह्यूमन राइट की दुहाई देने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदू बटे हुए हैं, और हम हिंदू बार बार बट जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। नेता जानते हैं कि हमें भाषा पे बांटा जा सकता है, हमें जाति पे बांटा जा सकता है, हमें बांटने के बहुत तरीके, और उनका इस्तेमाल करते हैं वो। और इसीलिए दुर्भाग्य से हम हिंदू जो है इस देश में जो है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, शोषित अगर कोई है तो अब हिंदू है। बड़े दुख की बात है अशोक जी, क्योंकि मतलब लोग कहते हैं चिढ़ा चिढ़ा कर, अगर मैं बोलूं कि अरे ये तो अब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। किस तरह का हिंदू राष्ट्र है जहां पर हिंदुओं की ये हालत है। और आपने इकोसिस्टम की बात करी, आज आपने एक दो बड़ी वैसी बातें उठाई हैं जिन पे बड़ा गंभीर मंथन होना चाहिए कि क्या हमारे जो एक राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है, पहली बात तो आपने कहा वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर ये जो है ये क्या एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं कभी? आपका उदाहरण हमारे सामने है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है कि अलग अलग पत्रकार हों या कुछ हों, आप खड़े हो गए, कई बार आपने अपने को अकेला पाया, पीछे और लोग नहीं खड़े थे। ये पूरी चीज कब तक चलती रहेगी? क्योंकि अब जो सरकार है वो कहा जाता है राष्ट्रवादियों की सरकार है, और इस पे अगर हम गुनहगार किसी को माने तो वो हिंदू ही तो होते हैं जो हिंदू को आपस में ले डूबते हैं कई बार। बिल्कुल। अब ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो भाषा पे बांटने निकले हुए हैं, ये क्या है? ये नाम से तो हिंदू ही हैं। तो इसका मतलब समाधान निकलेगा या अब निकलना ही नहीं? क्योंकि इससे ज्यादा पीक पे तो हम लोग जाएंगे नहीं कि सरकार भी, बड़े बड़े राज्यों में भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार है। महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन पे जिन्होंने ये हरकत करी? अब उदयपुर का आपने नाम लिया, आज भी उसको सजा कहां हुई? नहीं हुई। सामने हमारे कैमरा पे है चीज। उसके बाद उसने ऐलान किया कि ये छुरी और भी ऊपर तक जा सकती है, उसके बाद उसको सजा नहीं हुई। तो क्या बचता है? ये बड़ी निराशा वाली एक चीज आ जाती है कभी कभार हमारे सामने। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संघर्ष तो ये लगातार चल रहा है। आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, अब मैं आपको उद्धव ठाकरे से ही बताता हूँ हिंदुओं की सिचुएशन क्या है। हिंदुओं को बाला साहब ठाकरे होना चाहिए, उद्धव ठाकरे नहीं। बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे में फर्क क्या? बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मुझे सत्ता से मतलब नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने कहा हमको हिंदुओं को जो है, मुझे हिंदुओं के लिए काम करना है, हिंदुओं की आवाज़ बनना है, और उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी पहले हो गई। उन्होंने, अगर उद्धव ठाकरे ये कहते कि भाई मुझे कुर्सी से मतलब नहीं है, मुझे सीएम पद से मतलब नहीं है, मुझे जो मेरे पिता ने कहा मुझे उसी तरह से हिंदुओं के लिए काम करना है, तब आप कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति कैसे होती अगर उद्धव ठाकरे और शिवसेना ना टूटी होती सिर्फ उनके कुर्सी मोह के कारण। अगर शिवसेना बीजेपी एक होती, उस कुर्सी मोह नहीं आता उद्धव ठाकरे का, तो आप कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त कैसे होती। वही चीज राज ठाकरे के लिए है। दोनों भाई अगर अलग हुए थे, किस लिए अलग हुए? उनकी कोई आपसी जंग थी? उत्तराधिकार की लड़ाई थी, कुर्सी की लड़ाई थी। राज ठाकरे चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे की कुर्सी उन्हें मिले, उद्धव ठाकरे चाहते थे कि नहीं, पिता का वारिस तो मैं होऊंगा, और इसीलिए दोनों भाई अलग हुए। आज वो दोनों एक बार फिर अपनी कुर्सी। तो मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुओं को बाल ठाकरे से सीखना चाहिए, उद्धव ठाकरे से नहीं। अगर उद्धव ठाकरे क्या, उद्धव ठाकरे स्वार्थ का प्रतीक हैं, अपने लिए कुर्सी का प्रतीक है, अपने लिए अपनी चीजों के लिए कि भाई मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, उद्धव ठाकरे उसका प्रतीक है। और हिंदू भी जो है आज उद्धव ठाकरे बनता जा रहा है, उसको अपनी चिंता है,
उसको उसको समाज की, धर्म की नहीं है। ये बड़ी बात है। जब तक हम उस मोड में रहेंगे, उद्धव ठाकरे मोड में रहेंगे, तब तक हमारा हश्र वही होगा जो आज उद्धव ठाकरे का हुआ। लेकिन हम हिंदू अगर बाल ठाकरे हो जाए कि हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें कोई कुर्सी नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुओं को ताकतवर बनाना है, हिंदुओं पर जो हमला करेगा उसका हमें प्रतिकार करना है। वो भाव हिंदुओं में कब आएगा? आज बड़े बड़े जो है विजय पटेल एक वो हैं, आप सोचिए, एक यूट्यूबर, माफ कीजिएगा, इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी अपनी ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं गुजरात के। वो जब खुलासे करते हैं कि ये जो हिंदुओं को बांटने वाली, उनके कई खुलासे ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि ये जो वायर हैं, ये जो प्रिंट है, ये जितना एंटी कारवां जैसी, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनकी फंडिंग करने वाले इस देश के ही हिंदू उद्योगपति हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू उद्योगपति हैं। क्या उनके लिए कुछ मतलब नहीं है? उनको कोई मतलब अपने, उनको सिर्फ पैसा कमाना है अपना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आज इस देश में अंबानी, अडानी जैसे बड़े वो हैं, वो कुछ कुछ कर रहे हैं। मतलब मैं जो शादी हुई अंबानी के बेटे की, मैं उनके उसमें नहीं हूँ कि भाई इस तरह की शादी होनी चाहिए, सब मतलब ठीक है, उनके पास पैसा था, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक मैसेज बड़ा अच्छा दिया, और वो ये कि उनमें सनातन रीत से शादी होती है, वो सब। प्लस इससे इकोनॉमी पे भी अच्छा होता है। हाँ, बहुत लोगों मतलब को जॉब्स जो उन्होंने मिलती खर्च है, किया वो ठीक टेंट है, वाले, और क्रॉकरी हाँ, वाले, वो सबको बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक मैसेज तो दिया, है ना। अगर कि भाई हिंदू रीति रिवाज, तो ऐसे अगर जो हिंदू हैं सोच लें कि हम अपने अपनी कैपेसिटी में, जहाँ जिसका, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपने हिसाब से, आप एक इन्फ्लुएंसर है, आप अपने हिसाब से, अगर हम सब सोचें कि हम जहाँ जहाँ जो कर सकते हैं वो हम अपने देश के लिए, धर्म के लिए करें, तो बहुत बदलाव आ सकता है। मैं नहीं मानता कि कोई सरकार इकोसिस्टम बनाती है, सरकार को बनाना भी नहीं चाहिए, सरकार का काम नहीं है। हाँ, सरकार उस इकोसिस्टम को, उस इकोसिस्टम की सुन सकती है, उस इकोसिस्टम को ताकत दे सकती है। वो बड़ी बात, वो बड़ी बात है। मतलब अगर इस इकोसिस्टम से लोग निकल कर आए और कहें कि टेक्स्ट बुक में परिवर्तन होना चाहिए, तो सरकार उनकी सुने, टेक्स्ट बुक में परिवर्तन करे, वो उसका काम है। सरकार का काम इकोसिस्टम बनाना नहीं है। इकोसिस्टम तो हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कितने लोग हैं जो इस काम के लिए तैयार हैं? मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि देखिए सरकार का काम नहीं है इकोसिस्टम बनाना, हम आपका ही एक केस लेते हैं। ऐसे में क्या हो सकता था हमारी इकोसिस्टम की तरफ से, ताकि अशोक श्रीवास्तव जी और सुरक्षित हो सकते थे और हर तरह से उनकी प्रताड़ना कम हो सकती थी? कर्नाटका से पुलिस आती है यहाँ, ऐसे में एक आइडियल सिनेरियो हमारे लिए आप कंस्ट्रक्ट करिए कि क्या हो सकता था सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा, जिससे कि आपके साथ फेयरनेस हो सकती थी और आपकी प्रताड़ना नहीं हो सकती थी, या ये इनएविटेबल थी, रुकी नहीं सकती थी? नहीं, देखिए, इसमें कुछ चीजें, कुछ, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली कुछ लोग खड़े हुए, मैं फिर से कह रहा हूँ, पर्सनली कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने उस समय मदद की, जिन्होंने इस चीज को रोका। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इकोसिस्टम नहीं हो सकता था। जैसे मान लीजिए मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे लीगल वो दी। कर्नाटक में भी जो है, कर्नाटक में जो वहाँ पर अधिवक्ता परिषद के लोग हैं, उनको पता चला, तो उन्होंने, तो ये सब निजी तौर पर जो हैं, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर हैं, वो लगातार टच में रहे। कुछ और लोग जो हैं लगातार, प्रखर और मैं तो एक दूसरे का अब इसमें भी एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त अकेला होता तो शायद मैं और पर, क्योंकि प्रखर भी था, तो हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे, ताकत बने हुए थे। तो ये भी चीज होती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस इकोसिस्टम का मतलब ये है कि तमाम लोग खड़े हो जाते, सरकार पर प्रेशर बनाना या इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना। कितने लोगों ने सोचा, किसी पत्रकार ने सोचा कि प्रेस क्लब में जाकर इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाए, या दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए, इसके खिलाफ लिखा जाए। वो चीज अब सरकार नहीं करेगी ना। सरकार की ओर से जो थोड़ा बहुत इन्होंने जैसे पुलिस भेजी, ये पूरी तरह लीगल है? ऐसे पुलिस भेजना नहीं, मैं और एंटर करना, दूसरी स्टेट की पुलिस से परमिशन नहीं ली जाती? उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन लेकर आए थे। अच्छा। दिल्ली पुलिस में वो गए थे, और जो एक SHO थे हमारे तिलक मार्ग के, उन्होंने बताया होगा, तो वो आगे होंगे। लेकिन वो एक बार हुआ। दूसरी बार जो है, दिल्ली पुलिस को भी समझ में आया पॉलिटिकल केस है, ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जो भी लोग थे, उन्होंने इस बात को दिल्ली पुलिस को रियलाइज कराया। ये पहले हो सकता था? हाँ, ये शायद पहले हो सकता था, ये शायद पहले हो, लेकिन जब रियलाइज कराया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने हमको ये कहा कि आपको हम ऐसे नहीं किसी को हाथ लगाने देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को समझ आ गया था कि पॉलिटिकल केस है। लेकिन शायद और पहले हो सकता था।
मेरे ख्याल से, जो मेरा जितनी समझ है, बाकी तो ये कानूनी चीज जांचनी होगी, जो व्यक्ति हिटलिस्ट पे हो, जैसे कि कांग्रेस की हिटलिस्ट पे आप रहे हैं, आप उन 13-14 पत्रकारों में से एक थे जिनको इन्होंने कहा था हम बॉयकॉट करते हैं, आपके खिलाफ एक पूरा माहौल बना रहे थे लोग ट्विटर पे और हर जगह। ऐसे में सरकार को, इंटेलिजेंस को एक नोट करना चाहिए कि भाई इनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा यूज हो सकता है। पुलिस को भी इतला कराया जा सकता है, उनके संज्ञान में लाया जा सकता है दिल्ली पुलिस के, कि भाई अगर किसी और राज्य से पुलिस आ रही है तो इस चीज का संज्ञान लिया जाए, इस चीज पे सतर्क रहे। मेरे ख्याल से ये एक चीज हो सकती थी। हाँ, हो सकती थी। मतलब कम से कम पत्रकारों को सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब आज मैं हूं, कल को कोई और हो सकता है, तो पत्रकारों को सुरक्षित माहौल मिले, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि होना चाहिए इस तरह से। और देखिए, आपके तो हौसले बुलंद हैं, आप में तो हिम्मत है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं और हम उनको टोटली नहीं ब्लेम कर सकते, हर व्यक्ति अलग होता है, कि भाई उसका हौसला पस्त हो जाएगा। कौन पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़े, छोड़ो राष्ट्रवादी बातें करना, बिल्कुल घर बैठो, और भी तो काम है हमारे को। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी अजीत अंजुम के खिलाफ एक FIR हुई। हाँ, ठीक है, घुस गए थे पोलिंग बूथ के। अब वो तो उन्होंने एक चीज को वायलेट कर दिया। हाँ। ठीक है, पर ये पत्रकार होने के नाते आपको नहीं कि पोलिंग बूथ में सीधा, लेकिन ठीक है, अब वो जो FIR हुई अजीत अंजुम के खिलाफ, आप कल से देखिए इन्होंने कैसा एक माहौल बना रखा है कि ये तो मतलब देश में क्या हो रहा है, देश में तो तानाशाही है। क्योंकि अजीत, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक हो गया। जब अशोक श्रीवास्तव प्रखर के खिलाफ है, जब अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ 21 FIR हो गई, तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। मैं इस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, और ये इकोसिस्टम कोई सरकार थोड़ी कहेगी, प्रधानमंत्री थोड़ी आके कहेंगे कि भाई पत्रकारों पर हमला हो रहा है। ये इकोसिस्टम, वो जो डाउन नीचे जो लोग हैं, अब उसमें मतलब उस सोच की संस्थाएं हैं, उस सोच के पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने कहा कि ये पत्रकारों पर हमला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें प्रधानमंत्री, तो चलिए आपने बहुत बड़ा पद लिया नाम, बट और भी अगर सीनियर लोग इस बात को बोलते हैं तो ये एक तरह से सरकार का भी कमिटमेंट नजर आएगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोसिस्टम, अबाउट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। यस, अगर कोई बड़े लोग जो बड़े पद पे हैं वो इस चीज को उठाते, तो मेरे ख्याल से इस तरफ और संज्ञान लोगों का बढ़ता और ये करने की हिम्मत ना होती आसानी से। हाँ बिल्कुल, वो भी है, ये बिल्कुल मेरा मानना है, मेरे हिसाब से जरूरी था। वो एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो लोग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो लोग एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगर आपने जो है न्यूज क्लिक के खिलाफ आपके पास प्रमाण भी है, लेकिन अगर आप कार्रवाई करेंगे तो कहेंगे पत्रकारों पर। BBC को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया था, याद कीजिए। BBC को लेकर, जबकि BBC का सारा चोरी पकड़ी गई, जिस तरह से इनकम टैक्स ने उसका सर्वे किया था, लेकिन माहौल क्या बनाया गया, पत्रकार, ये मीडिया की आज़ादी पर हमला है। अब BBC, तो वो प्रेशर क्रिएट, एक प्रेशर ग्रुप जो है हमारे यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। कभी हमने सुना ऐसा कि गुजरात की पुलिस निकल करके गई हो, कोई कांग्रेस को जो सपोर्ट करता हुआ हो व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, जो कि खुले हैं, मतलब ऐसे हैं जो सनातन समाप्ति की बातें करते हैं, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने की बात करते हैं, उनको पुलिस आई हो गुजरात से या कहीं और से अरेस्ट, वो तो दिल्ली में बैठे खुले करते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो इससे हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं कि हमें तो संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि उनका सिस्टम है, उनको पता है कि जिसको हम तानाशाही कह रहे हैं, जिस सरकार को आप, उस सरकार ने की तरफ से कुछ होने वाला नहीं है, वो आपको ऐसे प्रताड़ित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ होता है, पर एक चीज और मैं ये भी कहूँ कि देखिए, ये जो सोच है ना, ये जो पूरी की पूरी ये 1975 वाली पूरी सोच है। और 1975 को, उसके पहले चले जाए, नेहरू जी ने भी पहला जो संविधान बदलाव किया, वो फर्स्ट अमेंडमेंट ही यही था, मीडिया की आजादी को कट, RSS से तो लड़ने के लिए किया था, पंचजन्य इन्हीं के ऊपर, ऑर्गेनाइजर के खिलाफ। ऑर्गेनाइजर जीती थी वो केस, कोर्ट में जाके, लेकिन फिर इन्होंने जब इनसे हार नहीं बर्दाश्त हुई कोर्ट में, तो इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया। तो वो इनका पूरा 1975 में यही हुआ इन्होंने। और जब ये सब चीज़ हुई थी, और जब मैं ये सब कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, और जब मैं अपने घर गया पहली बार, क्योंकि कुछ दिन मैं घर से दूर था, तो मैंने अपनी माँ के, जब माता पिताजी के पैर छुए, तो मैंने अपनी माँ को छूट से यही कहा, क्योंकि उनको परेशान थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले पिताजी जो हैं वो तानाशाही से लड़ रहे थे, तो वो भी ऐसे ही भाग गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी के खिलाफ 1975 में मीसा का वारंट था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो वो भी अंडरग्राउंड रह करके काम कर रहे थे उनके खिलाफ।
तो मैंने अपनी माँ को ये कहा कि चलो अपने पिताजी का देखा था, अब मेरा दौर भी देखो। तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो सोच नहीं बदली 75 से लेकर जो है कि हमारे खिलाफ जो है कोई अगर बोलेगा तो वो उसको आजादी नहीं है। पावर में रहते हुए भी, पावर में रहते, पावर में ना रहते हुए भी, 3 बार से बाहर रहते हुए Exactly. भी यही जलवा भी इनका आप है। जो है वो है। और ये कितनी एरोगेंसी है, अगर आप मेरे खिलाफ जो ट्वीट हुआ अगर आप उनको उठाकर देखें, मैंने देखे कुछ, उनकी भाषा देखिए क्या, मतलब आप एक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया जो संभालने वाला, उनका आईटी सेल संभालने वाला, वो एक पत्रकार के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आप उनकी भाषा देखिए, आप क्या, मतलब इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं आप, इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं? मुझे तो आपके, जब मैंने अब विचार सुने इन सारे मुद्दों पे, इतना अच्छा लगा, बिकॉज इतना मिस किया मैंने इतने दिनों से। ये उदयपुर फाइल्स पे आपके विचार सुने, ये लैंग्वेज इम्पोजिशन का जो चल रहा है इस पे सुना, और ये सब। अब हम आते हैं, जो आपका शो वापस आ रहा है, दो टूक, एक तरह से मैं अगर कहूँ ना, तो जैसे मैंने अभी कहा, एक फैमिली न्यूज शो अगर मैं कहता हूं तो वो दो टूक है, जिसपे कि जानकारी भी मिलती है और सभी को सुना जाता है। मैं ये बात से वो हूं, हमेशा आप भी ये बात कहते हैं, कांग्रेस और आप और जितने विपक्ष वाले हैं उनको शायद आप ज्यादा टाइम देते हैं, मेरा तो ये मानना है। वो भले ही जो कहें, उनको आप पूरा पूरा टाइम देते हैं, और कहीं पे भी हमने पर्सनल होते हुए नहीं देखा, हमेशा उस पर फैक्चुअल देखा। तो वो फिर आ रहा है, कब आ रहा है वापस और किस अवतार में आ रहा है, जरा इस पे थोड़ा हमारे को प्रकाश डालिए प्लीज। देखिए, बहुत सारे लोग, जब दो टूक नहीं आ रहा था, मतलब लोगों के जो रिएक्शन थे उस समय, मैं जब, चाहे मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त, या जब मैं बीमार था, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब बना रहे थे, अलग अलग तरह की कमेंट कर रहे थे। जो है न्यूज लॉन्ड्री वाले जो है अलग लिख रहे थे, कुछ लोग लिख रहे थे अशोक श्रीवास्तव को निकाल दिया, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे अलग अलग तरह के। तो कुछ जो वीडियोस बनाए लोगों ने, मैंने उनके नीचे कमेंट देखे, और आपके साथ भी जो पहला पॉडकास्ट हुआ था, उसके नीचे जो कमेंट थे, तो वो कमेंट पढ़ के मुझे वो मेरी ताकत है। मतलब मुझे यकीन नहीं था, मैं इतना हैरान था। लोग लिख रहे थे, अशोक जी आपको क्या चाहिए, आप अपना, आपको पैसा चाहिए, हम आपको कितना, आप अपना प्लेटफॉर्म शुरू कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। वो जो प्यार था, लोग लिख रहे थे, हमने आपके शो बंद हुआ, उससे हमने टीवी देखना बंद कर दिया। हाँ, मैं वही बोलने जा रहा था कि आप तो प्यार भरे कमेंट्स पढ़ा रहे। मैंने थोड़ा गुस्सा भी देखा था लोगों का। हाँ, बहुत गुस्से में थे लोग कि 9 बजे कैसे हटा दिया गया, कैसे हटा दिया अशोक जी को। लोग बहुत, दूरदर्शन को, बाकी सब बहुत कुछ बोला लोगों ने। तो वो मुझे, मतलब वो मेरी जो ताकत के रूप में लगा। तो मैं बीच में थोड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि बीच में मैं करीब मानसिक रूप से टूट रहा था, ये सब चीज़ों ने मुझे ताकत दी। मुझे लगा इतना लोग प्यार करते हैं, इन लोगों के लिए काम कर रहा है, तो इन लोगों के लिए काम दोबारा करना चाहिए, ये बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं था। मुझे एक घटना हमेशा याद आती है, क्योंकि दो टूक में मैं जहां मौका लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको, जो लोगों को लगता है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी बावनी इमली के बारे में। ये बावनी इमली फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जगह है जहां पर जो है 52 क्रांतिकारियों को एक ही दिन में फांसी दे दी गई थी, और वो पेड़ का प्रतीक आज भी वहां है। मैं खुद नहीं जानता था इसके बारे में, नहीं जानता था, आप ही से पता लगा तो था। जब वो बावनी इमली के बारे में मैंने पढ़ा, और वो मैंने किस कंटेक्स्ट में कहा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा ना कि आजादी तो हमने दिलाई, तो मुझे लगा कि ये कितना आसान है कहना, खड़गे जी कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस की आजादी दिलाई। ये जो बावनी इमली का इंसिडेंट है, ये उस दिन हुआ था जब तक कांग्रेस का इस देश में जन्म भी नहीं हुआ था। तो मैंने उस कंटेक्स्ट में ये कहा कि जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, 52 क्रांतिकारियों को ऐसे फांसी, वो 52 नाम हमने आज तक बावनी इमली नहीं सुना। तो जब मैंने ये पूरा कह दिया, वो वायरल तो हुआ। मैं एक शादी में रायपुर गया था, उस विवाह में एक 60-70 साल के बुजुर्ग सिख थे। वो अचानक मेरे सामने आए और उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने कहा सर, मैंने कहा ऐसा मत कीजिए। बोला आपने जो बावनी इमली के बारे में बताया, बोला मैं बहुत ही, मुझे लगा कि नहीं आपके पैर छू। तो ये लोगों की जो जज्बा है, इस जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं 21 जुलाई को एक बार फिर से दो टूक शुरू कर रहा हूँ। 21 जुलाई उस दिन संसद का सत्र शुरू होगा। समय बदल गया है, लेकिन मेरा जो प्रोमो है उसकी लाइन भी है, वक्त बदला है तेवर वही है। अरे वाह। तो रात 9 से 10 पहले आता था, अब 10 से 11 आएगा। थोड़ा कई लोगों को लग रहा है कि शायद लेट होगा, देर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो
मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो दो टूक को पसंद करते हैं। और आजकल वैसे भी लोग, बहुत सारे लोगों के पास सुविधा है, अगर 10 से 11 नहीं देख सकते तो यूट्यूब पे जाकर बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए, कोई नामीबिया में था, कोई मलेशिया में था, कोई यूएस में था, कोई यूके में था, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई हम तो टीवी तो नहीं देखते लेकिन यूट्यूब पर आपका दो बहुत वायरल होते हैं। हाँ, आपका तो क्लिप्स, बहुत जो दो टूक की क्लिप्स हुई हैं जिसमें आपने फैक्ट चेक किया है लोगों को। आई थिंक फैक्ट चेकिंग, मुझे जो एक चीज लगती है जेन्युइन फैक्ट चेकिंग, उसको आप लेकर आए हैं न्यूज में। बिकॉज अभी तक क्या होता था, एक न्यूज में डिबेट हुई, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, जनता को कैसे पता लगे सच क्या था इसमें से। बिल्कुल। अच्छा, और आप जब सच बताते थे तो कहा जाता था अरे ये पक्षपात कर रहे हैं। अरे भाई सत्य के साथ अगर खड़े हैं तो भाई पक्षपात है ये, फिर तो है ना। तो आई थिंक ये एक हमें नवीनता दिखी पहली बार कि भाई इसी शो के अंत तक हम सत्य भी जान लेंगे। सत्य, हाँ एग्जैक्टली। मतलब मुझे अपने व्यूअर्स को कुछ तो ऐसी चीज देनी है जो उनको कहीं नहीं मिली, और कुछ तो उनको उसको भ्रमित करना मेरा काम नहीं है कि बीजेपी वाला अपनी बात बोल के चले जाए, कांग्रेस वाला अपनी समाजवादी पार्टी, सबकी अपनी बात होगी, लेकिन उसके बीच में लोग भ्रमित ना हो कि यार ये तो ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए फैक्ट चेक भी जरूरी है और फैक्ट्स देना भी बड़ा जरूरी है। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा सेगमेंट भी रहे जहां जब जरूरत हो, जिसमें फैक्ट परफेक्ट रहे, जिसमें उस डिबेट को लेकर जो फैक्ट हैं परफेक्ट तरीके से लोगों के सामने वो फैक्ट चले जाएं, वो लोगों को पता चल जाए। तो 21 जुलाई से हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा, वक्त बदला है, तेवर वही है, दो टूक कहने का अंदाज वही रहेगा, और उसी तरह से हम करेंगे जैसे करते हैं, और रुकेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ना, मैं अगर एक बात बोलूं अशोक जी, दो टूक एक पूरी पीढ़ी जो बड़ी हुई है दो टूक को देखते हुए, उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया भी है दो टूक का। बिकॉज दूरदर्शन की अगर मैं दोबारा पहचान की बात करूं, तो एक तो दोबारा पहचान हुई जब रामायण महाभारत दोबारा आए 2020 में कोविड के दौरान, एक तब लोगों ने देखा है, और एक आपका दो टूक करीब 8-10 साल लगातार लोगों ने देखा। 2016 से शुरू हुआ था, 2016 से आई थिंक वही भारत तेरे टुकड़े होंगे बिल्कुल के बाद शुरू हुआ था। आपने फिर कह दिया बहुत हो गया भाई, अब हाँ, मतलब लड़ना है। जब ये नारे लगे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब मुझे लगा कि ये तो अति हो गई। उससे पहले दूरदर्शन समाचार देता था। हाँ, दूरदर्शन पर दो चीजें थी, एक तो दूरदर्शन पर कोई डिबेट शो नहीं था, और दूसरा दूरदर्शन पर विपक्ष को बुलाने की कोई परंपरा नहीं थी। हाँ। मतलब चाहे कोई भी सरकार हो, मतलब जब चुनाव होते थे तो विपक्ष को बुलाया जाता था। तो दो टूक जब ये पूरा कांड हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब मुझे लगा कि भाई दूरदर्शन की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए, और वो भूमिका ये जो भारत तोड़ने वाले सोच है, इसको एक्सपोज करना, और इसका फैक्ट चेक करना, और ये बताना कि सोच कितनी खतरनाक है। उसको हमको, जैसे अब भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले में बात है, अब कन्हैया कुमार कहते हैं कि उनका तो कोई हाथ ही नहीं है, यही कहते हैं ना कि वो तो शामिल नहीं थे, उनका कोई, आज भी ये वीडियो था नहीं था। लेकिन इसमें अब फैक्ट चेक की सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था, वो आयोजित हुआ था ये कहकर कि कल्चरल इवनिंग होगी, और कल्चरल इवनिंग करने के लिए जो चिट्ठी गई थी जेएनयू प्रशासन को, उस पर कन्हैया कुमार के दस्तखत थे, और वो कल्चरल इवनिंग एक आतंकवादी की बरसी में कन्वर्ट हो गई। क्या जो आदमी कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको पता ही नहीं कि ये कल्चरल इवनिंग नहीं, आतंकवादी की बरसी है? अब जब बरसी आतंकवादी की मनाओगे तो आतंकवादी के लिए नारे भी लगेंगे, और उसके जिंदाबाद भी होगा, उसको सजा देने वालों को कोसा भी जाएगा। 9 फरवरी 2016 का दिन है ये, जिस दिन अफजल गुरु की बरसी, और जो कार्यक्रम है उसके ऊपर लिखा है जुडिशियल एग्जीक्यूशन। तो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि आपकी मंशा क्या थी, और आप ही ने कॉल आउट किया था, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। इसमें दो टूक के जो मोमेंट्स है, जैसे इतने, अब तो हजारों एपिसोड हो गए दो टूक के, उसके कई मोमेंट्स हैं लोगों के जो फेवरेट्स हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं कई लोगों से जब बात कर रहा था तो हमारे पास भी आए, तो एक लोगों को बड़ा फेवरेट मोमेंट है जब आपने सुप्रिया श्रीनेत को रोक के फिर उन्हीं की बाइट उनको प्ले करी, कि रोका जाए सुप्रिया श्रीनेत को, फिर से हम बाइट प्ले करते हैं। और वो भाई एक्सपोज हो गई भाई, उन्होंने कहा था अपने शब्द को कैसे डिनाई करें। अब मैं क्या करूं, अब देखिए 2 मिनट में आपकी बात गलत साबित हो गई। हाँ, उसके बाद आपने बड़ा जुल्म ढाया हुआ है लोगों पे, जो पहले झूठ बोल के निकल लेते थे। उसके बाद सुप्रिया जी मेरे शो में कौन रिप्ले करेगा? आप कहते लो अभी रोको, रिप्ले करो। तो एक वो पल है, एक अजय वर्मा जी है जी, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी कहा था राम मंदिर का कुछ बनाएंगे, आपने कहा दिखाइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरा एफिडेविट, क्योंकि कांग्रेस ने एफिडेविट दिए थे कि भाई नहीं है, तो दूसरी बात उन्होंने कहा नहीं हमने दूसरा एफिडेविट दिया था।
तो मुझे लगा कि कब है, तो जब उन्होंने कह दिया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा दूसरा एफिडेविट कब दिया था बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बता दूं। मैंने कहा अभी दिखाओ कहाँ। उन्होंने कहा आपके पास मोबाइल होगा दूसरा दिखाइए। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा मोबाइल जो है ना उधर बाहर है। मैंने कहा मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को भेज रहा अभी आ जाता है। उन्होंने बोला नहीं चार्ज हो रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं 10 मिनट बाद चार्ज करके बोला। तो जब ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद मैंने कहा अब तो चार्ज हो गया। पीछे ही पड़ गए आप उनके। वो सोचा अब कि मैं निकल जाऊंगा कह करके चार्जिंग हो गई होगी, लाइए मैं यहाँ चार्ज करता हूँ। अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ, दर्शक को कंफ्यूज करना क्या होता है। उन्होंने कहा दूसरा। अब अगर मैं उसका फैक्ट चेक नहीं करता तो मेरे व्यूअर्स भी ये प्रोग्राम के अंत में ये भाव लेके जाते कि भाई कांग्रेस तो कह रही है दूसरा, तो ये बात सच्ची होगी क्योंकि कांग्रेस का समर्थक बोल रहा है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला बोल रहा है। तो क्या एज ए जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी नहीं थी इसको एक्सपोज करना? नहीं बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने किया। तो नहीं, पर इसके बाद ये नेचुरल है कि इन्होंने पुलिस भेजनी थी। जब आप इनका कहना आपने हमें न्यूज स्टूडियो में सच बोल बोल के प्रताड़ित किया, फिर हम भाई जहां हमारे पास पुलिस है वो हम भेजते हैं। पर वाकई मतलब अगर मैं बोलूं ना, दो टूक को इतने एपिसोड्स, इतनी चीजें हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सफर भी रहा है। एंड इट इज मेमोरीज दैट पीपल कैरी। बिल्कुल आप यकीन मानिए कि कितने लोग ऐसे थे जो तब 10वीं 12वीं में पढ़ रहे थे, आज वो प्रोफेशनल्स हो चुके हैं। 8-10 साल का इस पूरे अंतराल के बीच में दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड बिल्कुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड, अशोक जी, टू 21 जुलाई, राइट? 21 जुलाई 10 बजे मैंने तो मार्क कर लिया है। एंड मेरी यही सबसे वो है कि देखिए इन्होंने जितना पत्रकारिता को दिया है, अब ये एक समय है हमारा बताने का सबको कि अभी अशोक श्रीवास्तव जी में एक बहुत लंबी इनिंग्स बाकी है। इट शुड बी आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू हिम। एंड नॉट जस्ट दैट, एक बात भी एक सच है कि ये बोलते भी दो टूक हैं, फैक्चुअल चीजें भी सामने रखते हैं और एक ऑनेस्टी के साथ रखते हैं। एंड हम लोग सर बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके। हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने आज भी बहुत बेबाकी से बात करी है, पिछली बार भी आपने पॉडकास्ट में बड़ी बेबाकी से बात करी थी। एंड हमारे को कुछ चीजें सोचने पे भी आपने मजबूर किया है कि क्या वाकई ही ये जो नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आई थिंक हम भी इस पे वर्क करेंगे और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब इस पे जरा सोचें। वी हैव टू कम टुगेदर, ताकि अशोक श्रीवास्तव जी में तो हिम्मत थी इस प्रताड़ना को सहन करने की, किसी और में शायद इतनी हिम्मत ना हो। आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को सलाम, और हम वेट कर रहे हैं कि वही तेवर हमें एक बार फिर से 21 जुलाई को मिले। बिल्कुल दिखेंगे और बहुत जल्दी आप भी उसमें नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा हूं। मुझे याद है आपका जो लास्ट एपिसोड था उसमें मैं था आपसे। हाँ, तो फिर मेरे लिए भी बड़ा एक शॉक की बात थी कि अरे एक हैबिट बन गई थी मेरी कि भाई अशोक जी के शो पे जाना है, अच्छे से अपनी बात रखनी है, वेल रिसर्च जाना है, वो तो पकड़ लेंगे अगर कुछ गलत सलत बोल दिया। तो इसलिए वो एक हैबिट है हमारी। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर 21 जुलाई। बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, हमें कमेंट्स करके बताइए। एंड हाँ, 21 जुलाई को बड़ा बड़ा मार्क कर लीजिए कैलेंडर पे। थैंक यू।